हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुपर एक्स इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारे टर्म 1 प्रिपरेटरी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट पार्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, सो इसे स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स एक बार रिकॉल करते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो उसे देखते हैं एक बार, समराइज करके मैं एक बार बता रहा हूं आपको, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी, इसे हमें समझना काफी जरूरी है। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ बजट, और कंपोनेंट्स ऑफ बजट में हमने देखा था बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है रेवेन्यू बजट और सेकेंड कंपोनेंट था कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में फर्दर जो है दो पार्ट्स थे, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में दो पार्ट्स थे, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती थी स्टूडेंट्स? रेवेन्यू रिसिप्ट उस तरह के रिसिप्ट होते थे गवर्नमेंट के लिए जिसमें गवर्नमेंट की ना तो कोई लायबिलिटी में इंक्रीमेंट होती है और ना ही कोई एसेट में रिडक्शन होती है। पैसे आ रहे हैं लेकिन कोई लायबिलिटी नहीं आ रही है, और ना ही कोई एसेट बेचना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, ना ही एसेट में रिडक्शन हो रही है। राइट, ये दोनों चीजें नहीं हो रही है, तो इसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। राइट, नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट खर्चे कर रही है पैसे, और इस तरह के खर्चे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें लायबिलिटी जो है, ना ही लायबिलिटी में कोई डिडक्शन हो रही है और ना ही एसेट में कोई इंक्रीमेंट हो रही है। राइट, गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है लेकिन उस खर्चे से ना ही गवर्नमेंट की पुरानी जो लायबिलिटी थी उसमें कोई रिडक्शन हो रहा है और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट हो रही है। राइट, तो अगर हम एग्जांपल्स देखें तो रेवेन्यू रिसिप्ट के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? तो रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल्स टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट, दो तरह की रिसिप्ट देखे थे हमने, ये सारे रेवेन्यू रिसिप्ट थे। राइट, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, गवर्नमेंट के ऐसे क्या खर्चे हैं जिससे ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होती है ना ही एसेट में इंक्रीमेंट होता है। तो ऐसे खर्चे गवर्नमेंट के, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सैलरी पे करती है, या गवर्नमेंट जो है पेंशन देती है, कई तरह के पेंशन है आपको पता है, और या फिर गवर्नमेंट जो है अगर किसी चीज की सब्सिडी प्रोवाइड करती है ना। तो ये सारे गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे हैं जिसमें गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट क्रिएट होती है ना ही लायबिलिटी में कोई डिडक्शन होता है। राइट, अब हम लोग देखते हैं कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में सबसे पहला कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? वैसे रिसिप्ट्स होते हैं जिससे गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी में इंक्रीमेंट होती है, गवर्नमेंट ने कहीं से मान लो पैसे बोरो किया तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और या फिर गवर्नमेंट की एसेट में रिडक्शन होगा, गवर्नमेंट ने मान लो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने बोरोइंग किया, एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बोरोइंग करी, तो लायबिलिटी गवर्नमेंट की इंक्रीज हो गई, ये कैपिटल रिसिप्ट हो गई। और गवर्नमेंट एसेट रिडक्शन का एग्जाम्पल अगर देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो गवर्नमेंट की क्या होती है, एसेट रिड्यूस हो जाती है। रिसिप्ट तो आते हैं लेकिन एसेट रिड्यूस हो जाती है, तो ऐसे रिसिप्ट जो है गवर्नमेंट की क्या कहलाती है, कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी में रिडक्शन होता है। गवर्नमेंट ने पैसे खर्च किए, जैसे लोन लिया था गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ने उसको रिपे कर दिया, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो गई, तो यहाँ पर लायबिलिटी कम होगी, और या फिर एसेट गवर्नमेंट की इंक्रीज होगी। जैसे गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग बनाई, रोड्स बनाए, स्कूल्स बनाए, है ना, तो इस तरह की चीजें अगर गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज होती है। ये तो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये कैपिटल रिसिप्ट। तो ये चीजें हमने लास्ट वीडियो में काफी डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके काफी क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट पार्ट 3। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बजट, बजट कितने तरह के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ बजट अगर देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। बैलेंस्ड बजट को पहले देखते हैं। तो बैलेंस्ड बजट क्या होता है? एस्टिमेटेड रिसिप्ट इक्वल्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, मतलब कि गवर्नमेंट जितना एक्सपेक्ट कर रही है, कितने पैसे उनके पास आने वाले हैं, और गवर्नमेंट कितना खर्च करने जा रही है। राइट, दोनों अगर इक्वल है तो आपका बजट क्या होगा? बैलेंस्ड बजट होगा।
उसके बाद है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट, गवर्नमेंट जितना रिसिप्ट एक्सपेक्ट कर रही है वो ज्यादा है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के, जितनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है उससे ज्यादा अगर रिसिप्ट है तो आपका सरप्लस बजट होगा, राइट। नेक्स्ट है डेफिसिट बजट। अगर एस्टिमेटेड रिसिप्ट, जितनी रिसिप्ट एस्टिमेट की जा रही है अगर वो कम है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, जितने खर्चे हैं उससे अगर कम है रिसिप्ट, तो आपका कैसा बजट होगा, डेफिसिट बजट, राइट। अब हम लोग डेफिसिट बजट को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। बजटरी डेफिसिट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, जितनी गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेट होने वाली है उससे ज्यादा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, तो इसे हम बजटरी डेफिसिट कहते हैं। और बजटरी डेफिसिट 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अब इन तीनों तरह के डेफिसिट को हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है स्टूडेंट रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट होगा। अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करना चाहे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट्स, रिकॉल कीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट के वो खर्चे हैं जिससे ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी में डिडक्शन हो रहा है और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट हो रही है। जैसे गवर्नमेंट ने पैसे खर्च किए किसी को सब्सिडी, गवर्नमेंट ने पब्लिक को सब्सिडी देने के लिए, या फिर गवर्नमेंट ने पैसे खर्च किए पब्लिक वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है, राइट। तो इन सब चीजों के लिए जो पैसे गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, मतलब कि रिसिप्ट क्या कहाँ से आते हैं गवर्नमेंट के, जैसे टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट, ये गवर्नमेंट के पास इसके पैसे कम आ रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है, पब्लिक वेलफेयर में ज्यादा खर्चे कर रही है, उस केस में गवर्नमेंट को क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा, राइट। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या है, इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रोपोज्ड बजट। गवर्नमेंट जो है इसमें गवर्नमेंट की इनेबिलिटी को शो करता है, गवर्नमेंट इनेबल है कहीं ना कहीं अपने खर्चे को मैनेज करने के लिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए ज्यादा खर्चे कर रही है ना, लेकिन गवर्नमेंट रिसीप्ट्स उतने नहीं आ रहे, तो ऐसी केस में गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट होती है। फिर इट शोज गवर्नमेंट्स रेवेन्यू अर्निंग आर इनसफिशिएंट टू मीट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए होती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट पैसे कहाँ खर्च करती है, सैलरीज पे करने के लिए, तो गवर्नमेंट की रिकरिंग खर्चे हैं, रेगुलर खर्चे हैं, राइट, जो रेगुलर इंटरवल पे गवर्नमेंट खर्च करती है, पेंशंस देती है, सैलरी पेमेंट करती है, ये सारे गवर्नमेंट के रेगुलर खर्चे हैं और इन सब खर्चों को गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पा रही, कहीं ना कहीं खर्चे ज्यादा हो रहे हैं गवर्नमेंट के और पैसे जो रिसीव हो रहे हैं वो गवर्नमेंट के कम है। इट इंडिकेट्स दिस सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को इस तरह की रेवेन्यू डेफिसिट हो रही है तो गवर्नमेंट इसको मैनेज कहाँ से करेगी, कैसे गवर्नमेंट सैलरी पे करेगी, कैसे पेंशन देगी गवर्नमेंट, कैसे गवर्नमेंट जो सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, जबकि गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट को रिसिप्ट्स कम आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट इन पेमेंट्स कैसे करेगी, तो गवर्नमेंट पेमेंट्स कैसे करेगी, गवर्नमेंट जो है डिस सेविंग करेगी। तो मान लीजिए आपके जो है खर्चे ज्यादा हो गए, इस मंथ जो है खर्चे आपने ज्यादा कर दिए, लेकिन आपके पास इनकम कम आई, तो आपने खर्चे कैसे किए, फिर तो आपने क्या किया होगा, जो आपकी प्रीवियस सेविंग थी आपने या तो बैंक में रखा होगा या फिर आपने अपने पास तिजोरी में रखा होगा, उन पैसों को आपने निकाला होगा, फिर जाके आप खर्चे कर पाए होंगे। उसी तरह से गवर्नमेंट खर्चे इस तरह के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे कर पाती है, जब उनकी रेवेन्यू रिसिप्ट कम हुई तो गवर्नमेंट क्या करती है, पुरानी जो सेविंग्स है गवर्नमेंट की उसको वापस निकालती है और फिर उससे खर्चे करती है, इसलिए यह गवर्नमेंट के लिए डिस सेविंग होती है, राइट। इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। इससे क्या होता है, इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, जब भी गवर्नमेंट ज्यादा पैसे खर्च करेगी, खर्चे गवर्नमेंट के ज्यादा होंगे, इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक के हाथ में पैसे दे रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, सैलरीज दे रही है, बढ़ा रही है मान लो, या फिर गवर्नमेंट जो है पेंशन दे रही है, तो लोगों के हाथ में पैसे आ रहे हैं। अगर जितने ज्यादा गवर्नमेंट के खर्चे होंगे लोगों के हाथ में उतने ज्यादा पैसे आएंगे, तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और मार्केट में जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन आएगी इकोनॉमी में, राइट। तो ये इसलिए इससे क्या होता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इकोनॉमी में अराइज होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब है कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट जो गवर्नमेंट की उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिड्यूस एक्सपेंडिचर। एक उपाय है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम कर दे, गवर्नमेंट इतनी सारी सब्सिडीज दे रही है, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है लोगों की को, तो सैलरी कट कर दे लोगों की या फिर सब्सिडीज कम कर दे, तो इन सब चीजों से गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है। दूसरा है इंक्रीज रेवेन्यू। गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकती है ताकि ये डेफिसिट ना हो। तो इंक्रीज रेवेन्यू कैसे होगा,
तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है कि टैक्स बढ़ा देगी लोगों के लिए, है ना। जो आपको पता है कि हर साल टैक्स रिवाइज होता है, टैक्स की स्लैब रिवाइज होती है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स को बढ़ा सकती है, या नॉन टैक्स फाइन्स वगैरह डिफरेंट चीजों में जो फाइन्स हैं या नॉन टैक्स हमने एग्जांपल्स देखे थे उन सबको बढ़ा सकती है। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ जाएगी, तो डेफिसिट कम हो जाएगा, राइट। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फिस्कल डेफिसिट को। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो टोटल रिसीप्ट से, तो इसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ये हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की टोटल बजटरी डेफिसिट को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। बजट में टोटल डेफिसिट होती है गवर्नमेंट को, उसे हम फिस्कल डेफिसिट कह सकते हैं, राइट। और अगर इसे मेजर करना चाहे तो कैसे मेजर कर सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर में क्या लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर का सम, और टोटल रिसिप्ट क्या हो सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट का सम टोटल, राइट। यहां पर कैपिटल रिसिप्ट जो है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखते हैं, और इसे कई जगह पे आप ऐसा भी देख सकते हो कि कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग, कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग भी इसे लिख सकते हैं। और इसे एक और नाम दिया जा सकता है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग भी लिख सकते हैं, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, मतलब कि ऐसे कैपिटल रिसिप्ट को इसमें इंक्लूड करना है बस जो कि नॉन डेब्ट क्रिएटिंग हो, क्योंकि आप बोरोइंग को इसमें एक्सक्लूड कर रहे हो। बोरोइंग क्या होता है, डेब्ट क्रिएटिंग होती है, बोरोइंग से क्या आती है, गवर्नमेंट के ऊपर डेब्ट आती है। तो अगर हम देखें कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें तो गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स किस तरह से आते हैं, गवर्नमेंट के कैपिटल रिसिप्ट दो तरह के आ सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट की क्या होगी, अगर रिसिप्ट की देखें कैपिटल रिसिप्ट में, गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। अगर गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होगी मतलब क्या, बोरोइंग गवर्नमेंट कर रही है, इसे तो हम एक्सक्लूड करेंगे, इसे एक्सक्लूड करना है इस फॉर्मूले में। तो दूसरा क्या है गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट का सोर्स, गवर्नमेंट की एसेट का रिडक्शन हो जाए। एसेट रिडक्शन कब होता है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। अगर गवर्नमेंट ने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो जाएगी और गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट आ जाएगी। वो जो रिसिप्ट होगी, गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, वो जो रिसिप्ट होगी वो क्या होगी, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट होगी। तो इसमें जो है इस फॉर्मूला में सिर्फ हमें उसी रिसिप्ट को इंक्लूड करना है, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को, राइट। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, राइट। फिर फिस्कल डेफिसिट को हम इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसी को बस एडजस्ट किया है, ब्रैकेट से बाहर निकालिए, माइनस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, और फिर एक साथ क्या किया गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को एक साथ रख दिया गया, तो बजट रिसिप्ट हो जाएंगे और यहाँ पर दूसरे साइड में बजट एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से भी आप क्या करते हो, फिजिकल डेफिसिट को मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट और एक तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, एक और तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। आप देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये क्या बन जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट, और बचा कौन, कैपिटल रिसिप्ट एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो while calculating the fiscal deficit. Okay students, और फिस्कल डेफिसिट जो होता है, फिस्कल डेफिसिट इज द एस्टिमेट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट जो होता है ये टोटल एस्टिमेट होता है गवर्नमेंट कितने बोरो कर रही है डिफरेंट सोर्सेज से, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट की टोटल बजटरी डेफिसिट होती है। तो टोटल गवर्नमेंट की जो बजट डेफिसिट होती है उसको फुल गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, बोरोइंग करती है। इसलिए गवर्नमेंट की जो फिस्कल डेफिसिट की एस्टिमेशन है वो गवर्नमेंट की बोरोइंग नीड्स के बराबर होती है। कितनी गवर्नमेंट को बोरोइंग की जरूरत पड़ती है फिस्कल डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्विवेलेंट टू, आप कह सकते हो, इज इक्विवेलेंट टू बोरोइंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो अब गवर्नमेंट के सोर्सेस क्या क्या हैं, फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या क्या सोर्सेस हैं। तो एक तो होता है गवर्नमेंट के पास डोमेस्टिक सोर्स है। डोमेस्टिक सोर्स में क्या है गवर्नमेंट के पास, तो डोमेस्टिक सोर्स में गवर्नमेंट के पास है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कमर्शियल बैंक से लोन ले सकती है, कमर्शियल बैंक्स हैं गवर्नमेंट के पास जिससे गवर्नमेंट लोन ले सकती है, या फिर गवर्नमेंट पब्लिक से भी लोन ले सकती है, राइट। कमर्शियल बैंक्स या फिर पब्लिक से गवर्नमेंट लोन ले सकती है, तो ये डोमेस्टिक सोर्स हो गए। उसके बाद बोरोइंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, तो एक्सटर्नल सोर्सेस में क्या आते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले लिया,
एक्सटर्नल सोर्सेस में फॉरेन गवर्नमेंट्स हो गए, और एक्सटर्नल सोर्सेस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी गवर्नमेंट लोन ले सकती है, राइट। तो ये बोरोइंग नीड्स गवर्नमेंट डोमेस्टिक सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स से पूरा कर सकती है। तीसरा जो सोर्स है गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट को फुलफिल करने का, वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? गवर्नमेंट के पास जब फिस्कल डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, मैनेज करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट RBI से कहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, कि आप नई करेंसीज को प्रिंट कीजिए, राइट। तो इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम RBI अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उसके अगेंस्ट में RBI से वो लोन बोरो करती है। और RBI लोन कैसे देती है? RBI जो है पैसे कहां से लाती है? RBI क्या करती है? नई करेंसीज इशू करती है। इसके लिए क्या करती है RBI? RBI issues न्यू करेंसीज फॉर दिस, राइट। RBI क्या करती है? नई करेंसीज इशू करती है, और ये पैसे गवर्नमेंट को पे करती देती है। गवर्नमेंट इससे फिर क्या करती है? अपनी फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करती है, राइट। तो इस तरह से फिस्कल डेफिसिट को हमने समझा, और फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस को देखते हैं अब। फिस्कल डेफिसिट के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उसे समझते हैं। तो देखते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फर्स्ट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो जितनी ज्यादा इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट होगी, उतनी ज्यादा इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगी। कैसे? तो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ी, फिस्कल डेफिसिट को गवर्नमेंट को मैनेज करना है, गवर्नमेंट ने RBI से कहा न्यू करेंसीज प्रिंट करने के लिए। वो करेंसीज कहाँ जाएंगी? मार्केट में जाएंगी, इकोनॉमी में जाएंगी। तो इकोनॉमी में क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वहां पे इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, लोग डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ने से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, चीजों की प्राइस बढ़ जाएंगी, राइट। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इस तरह से क्रिएट करती है फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट है फॉरेन डिपेंडेंस। अगर गवर्नमेंट ने RBI से लोन नहीं लिया, तो गवर्नमेंट के पास दूसरा क्या ऑप्शन है? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? किसी फॉरेन कंट्री से लोन ले सकती है, राइट। अगर गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री से लोन लेती है तो इससे क्या होता है? गवर्नमेंट की फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, राइट। और इसका कई बार फॉरेन कंट्रीज मिसयूज भी करते हैं। जैसे उन्हें अपनी कंपनीज को इंडिया में प्रमोट करना है, राइट, तो वो आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि हमारी कंपनीज को आप आसानी से इंडिया में वर्क करने दीजिए, और आप मना भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट है डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी फॉरेन कंट्री से लोन लिया, या RBI से ही लोन ले लिया, या आपने कमर्शियल बैंक से लोन लिया, तो गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है पैसे, जैसे मान लीजिए आपने किसी से लोन लिया, राइट, आपने लोन लिया किसी XYZ से लोन लिया, तो इस आदमी ने आपको लोन दिया है पैसे, राइट, इसने आपको लोन दिए पैसे में, इसने आपको लोन दिया, राइट। अब आपको क्या करना है? इसे इंटरेस्ट पेमेंट करना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो अब मान लीजिए अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी कैपेबल नहीं है ना, आपको मंथली या ईयरली आपको इंटरेस्ट पे करना है, और इस साल आप इंटरेस्ट भी पेमेंट करने के लायक आपके पास अमाउंट नहीं है, तो आप क्या करोगे? ये इंटरेस्ट का अमाउंट क्या करोगे? किसी और से बोरो कर लोगे आप, है ना, किसी और से आप ये इंटरेस्ट का अमाउंट बोरो कर दिया। अब आपने इससे बोरो किया, तो इसे भी आपको वापस से, इसे भी इंटरेस्ट पे करना होगा आपको, है ना, तो इंटरेस्ट इसे भी पे करना होगा। अब इसे भी आपको पे करने के लिए आपके पास जेब में पैसे इतने नहीं है कि इसे भी इंटरेस्ट पे करो, तो आप फिर किसी और से लोन लोगे। इस तरह से क्या होगा? आप जो है एक डेब्ट ट्रैप में, एक कर्ज के जाल में फंस जाओगे, और एक तरह से एक विशियस सर्कल बन जाएगा कि एक कर्ज से आप निकल नहीं पा रहे हो, दूसरा कर्ज ले रहे हो, तो इस तरह से पूरी विशियस सर्कल बन जाएगी, और एक डेब्ट ट्रैप आपके लिए बन जाएगा। और ये कंट्री के लिए भी लागू होती है। जैसे मान लीजिए इंडिया ने USA से लोन लिया, अब USA से लोन ले लिया, USA को पैसे इंटरेस्ट पे करना है। अब इंडिया के पास इतने पैसे नहीं है कि इंटरेस्ट पे भी कर सके USA को, तो इसने क्या किया? किसी और कंट्री से ले लिया, मान लो फ्रांस से पैसे ले लिया। अब फ्रांस से पैसे लिए, तो फ्रांस से को भी पे करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है अगले नेक्स्ट ईयर, तो वो किसी और कंट्री से लोन ले लेगा। इस तरह से जो है पूरी कंट्री डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है, राइट। इस तरह से फिस्कल डेफिसिट जो है वो कंट्री को डेब्ट ट्रैप में फंसा सकती है, राइट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। अगर गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो वो आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी काफी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन को भी इंटरेस्ट पे करना होगा, राइट, प्रिंसिपल अमाउंट पे करना होगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो है फ्यूचर जनरेशन की जो ग्रोथ है वो हैम्पर होगी, राइट। ओके, तो ये फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस हो गए। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है?
फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट में से जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मान लीजिए अगर करंट ईयर का हम अगर प्राइमरी डेफिसिट निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? अभी फिस्कल डेफिसिट कितनी कैलकुलेट हुई है और हम इंटरेस्ट पेमेंट कितने कर रहे हैं, पिछले जो बोरोइंग्स है हमारे उसके लिए हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर उसको आप माइनस कर दो इसमें से, फिस्कल डेफिसिट में से, यू विल गेट प्राइमरी डेफिसिट, राइट। सो इसे हम लोग करंट ईयर डेफिसिट भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट काउज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का रूट काउज है प्राइमरी डेफिसिट, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप इसमें से माइनस करते हो फिस्कल डेफिसिट में थे तो बाकी जो अमाउंट बचता है वो प्राइमरी डेफिसिट बनता है, और वही प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो रूट काउज होता है फिस्कल डेफिसिट का, राइट। अगर हम इम्प्लीकेशंस देखें प्राइमरी डेफिसिट का, तो इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं उसको ये प्राइमरी डेफिसिट बताता है कि इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा और क्या आपके खर्चे हैं, क्या खर्चे आपने किए हैं, कितने खर्चे हैं, वो बताता है प्राइमरी डेफिसिट, राइट। A low or zero primary deficit shows that interest commitments on previous loans have forced government to borrow। अगर मान लीजिए प्राइमरी डेफिसिट जीरो है या फिर काफी कम है, ये शो करता है कि गवर्नमेंट के ज्यादा से ज्यादा पैसे कहाँ खर्च हुए हैं, जो प्रीवियस लोन्स हैं उसके जो इंटरेस्ट पेमेंट में उससे ज्यादा, उसमें ज्यादा गवर्नमेंट के पैसे खर्च हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, अगर प्राइमरी डेफिसिट को हम जीरो ले लेते हैं तो क्या होगा? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट। अगर गवर्नमेंट की फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, अगर गवर्नमेंट की प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, इसका मतलब यह है कि फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट की आ रही है, गवर्नमेंट की जो टोटल बजट में डेफिसिट है वो किस वजह से है? इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से सिर्फ है। जो प्रीवियस लोन्स गवर्नमेंट ने लिया है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से ही गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट है और किसी वजह से नहीं है, राइट। इसका मतलब ये है। अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करना चाहूंगा जो कि एमसीक्यूज और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सारे आइडेंटिफाई करने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लोन्स रिकवर्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो लोन्स अगर आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से रिकवर करते हो, गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिया लोन, तो पहले जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था वो गवर्नमेंट के लिए एसेट की तरह थी, क्योंकि वहां से इंटरेस्ट की इनकम आ रही थी। अब गवर्नमेंट ने उसको रिकवर कर लिया, तो ये किस तरह की रिसिप्ट होगी? गवर्नमेंट के लिए रिसिप्ट आ गई, गवर्नमेंट के पास इनको रिकवर कर लिया तो गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट आई, तो ये रिसिप्ट होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन किस तरह का रिसिप्ट होगा? ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या कैपिटल रिसिप्ट होगा? तो कैसे पता लगाओगे? तो इससे गवर्नमेंट की जो है, यहाँ से जो पैसे गवर्नमेंट के आएंगे, इससे ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी में रिडक्शन होगी और ना ही गवर्नमेंट की एसेट में कोई इंक्रीमेंट होगी, राइट। तो ये जो रिसिप्ट होगी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अमाउंट बोरोड फ्रॉम जापान फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो। गवर्नमेंट ने अमाउंट बोरो किया है अपने यहाँ मेट्रो की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ पर क्या? बोरोइंग। तो गवर्नमेंट जब बोरो करती है तो क्या होता है? वो रिसिप्ट होता है, लेकिन किस तरह का? कैपिटल रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? लायबिलिटी गवर्नमेंट की इंक्रीज हो रही है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिविडेंड पेड टू द गवर्नमेंट बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उससे डिविडेंड गवर्नमेंट को मिली, तो गवर्नमेंट की जो डिविडेंड की अर्निंग है, गवर्नमेंट की जो डिविडेंड की अर्निंग है उससे ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट में क्रिएशन हो रहा है और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, राइट। तो रिसिप्ट है, लेकिन किस तरह का है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, ओके। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अगर गवर्नमेंट ने रीपे किया लोन्स को, गवर्नमेंट ने किसी से लोन ले रखा था उसे रीपे किया, तो सबसे पहली बात तो ये एक्सपेंडिचर है, राइट। एक्सपेंडिचर है, लेकिन किस तरह का एक्सपेंडिचर है? तो इससे गवर्नमेंट की क्या हो रही है? लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए किस तरह का एक्सपेंडिचर होगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का, राइट। बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से गवर्नमेंट ने बोरो किया, तो बोरोइंग क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट, तो ये क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अगर गवर्नमेंट सैलरी पे करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, तो इससे ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट में इंक्रीमेंट होती है और ना ही लायबिलिटी में रिडक्शन होती है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की, इस एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। लोन गिवन टू यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज को गवर्नमेंट ने अगर लोन दिया
तो गवर्नमेंट की अगर लोन किसी को देती है तो वहां से इंटरेस्ट की इनकम आएगी गवर्नमेंट की, तो यहाँ से क्या हो रही है, एसेट क्रिएशन हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है गवर्नमेंट की। तो ये गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है और जिसमें क्या हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है। तो एसेट इंक्रीज हो रही है तो कैसी एक्सपेंडिचर होगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, राइट। इस तरह से हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट के सारे कंपोनेंट्स एंड कितने टाइप्स के बजट हो सकते हैं वो सारे हमने काफी डिटेल में समझा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आपका यही प्यार मेरे लिए गुरुदक्षिणा होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।